ऑनलाइन क्लासेज में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मुगल शासकों के बारे में पढ़ा था। आज हम मुगल शासक जो थे उनका हमारे अन्य शासक जो यहाँ के भारत के थे उनके संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मुगल जो थे हमारे यहाँ के जो शासक थे उनके विरुद्ध लगातार अभियान उन्होंने किए, जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करने उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु वे जब हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें यानी उनका जो स्थान था, वतन था, उन्हें वतन जागीर के रूप में वापस दे दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। शिवाजी जब मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का परिणाम क्या हुआ? यानी मनसबदार और जागीरदार कि शिवाजी ने क्या किया, विद्रोह किया और अलग अलग स्थानों पे छापेमारी की और छापेमारी करके छोटे छोटे स्थान करते हुए और उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और जो मुगल थे उनका साम्राज्य का पतन होने लगा। अब है हमारे मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। यानी मुगलों की सेवा में जो भी नौकरशाह आए उनको सबको उन्होंने क्या पद दिया, मनसबदार का पद दे दिया। अब मनसबदार जो शब्द है इसका प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जो जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पहला है पद, दूसरा है वेतन और तीसरा है हमारा सैन्य उत्तरदायित्व। ये तीनों ही निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का जो निर्धारण है जात की संख्या पर निर्भर करता था। यानी ये हमारे जो पद दिए जाते थे और इनको वेतन दी जाती थी वो जो है इनकी जाति से संबंधित हुआ करती थी। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा भी उतनी ही बढ़ जाती थी, उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व है मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। यानी जितने मनसबदारों का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा जाता था उतने ही घुड़सवार यानी सैनिक घोड़े सहित सैनिक उनको रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों को घोड़ों को दबवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाही के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार जो थे उनका वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी।
अब देखो जात की जो श्रेणियां हैं वो क्या होती थी। 5000 जात वाले अभिजातों का जो दर्जा है 1000 जात वाले अभिजातों के दर्जे से ऊंचा था। अब अकबर जो शासनकाल था उसमें 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 गई थी। क्या इसका अर्थ है कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? ये तो सही है कि भाई जब मनसबदारों की ये संख्या बढ़ जाएगी तो उनका खर्चा भी बढ़ेगा ही। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न थे, अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के लिए किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई थी। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिनके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब है हमारी जब्त और जमींदारी। मुगलों की जो है आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों या मुगल, एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे, यानी सभी के लिए ही एक शब्द का प्रयोग करते थे जमींदार। चाहे वो ग्राम का मुखिया हो या कोई शक्तिशाली सरदार हो, सभी को मुगल जो है वो क्या कहा करते थे? जमींदार कहा करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल जो थे उन्होंने 10 साल की जो कालावधि थी, यानी 10 साल का जो उनका कार्यकाल था, उसमें कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिस्सा रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थापत्य को चुनौती दे दी। अब हमारे जो अकबर है ये मुगलों में सबसे शक्तिशाली शासक रहा था। तो हमारे अकबर जो की उसकी नीतियाँ थी उनको हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। प्रशासन के जो मुख्य विलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे, इनका विस्तृत वर्णन जो है अबुल फजल की अकबरनामा विशेष कर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बंटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। यानी ये मुगल साम्राज्य जो अकबर का काल था उस समय जो अलग अलग प्रांत बनते हुए थे उन्हें हम क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। और सूबे के जो प्रशासक थे उन्हें सूबेदार कहा जाता था, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी
भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी को किसे कहते थे? सैनिक जो वेतनधारी होता था उसे। सदर धार्मिक और धर्मार्थ के किए जाने वाले कार्य का मंत्री हुआ करता था, और फौजदार सेनानायक और कोतवाल जो तथा नगर का पुलिस होता था। अब अकबर के अभिजात जो है बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व का खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने भूल लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निज हितों के कारण कमजोर पड़ गई। अब 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, उसने उलेमा ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक के थे और दुष्ट धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों में चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि जो विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी, इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते थे वे अक्सर कट्टर होते थे। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अकबर का जो इबादत खाना था, इसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा हुई थी। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों का संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकबरनामा या अनुवाद ब्यूरो की भी स्थापना की। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ जो थे, उनके अनुवादों का कार्य के लिए भी चुना गया। रत्ननामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन है। अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने के अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। अब अकबर की सुलह-ए-कुल की जो नीति थी, उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है कि ईश्वरीय अनुकंपा से विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्म के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसके सुसंगत तरीके से सात्विक शांति सुलह-ए-कुल के सिद्धांत का पालन किया। अब 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात का जो मुगल साम्राज्य था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में भी वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसे धनी देश बताया जैसा कि किसी कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल में 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 4,445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उसके व उनके सवालों के लिए वेतन के रूप में दिया जाता था। अब मुगल सम्राट और उसके मनसबदार थे, उनकी आयु का बहुत बड़ा वेतन जो है वस्तुओं में लगा दिया जाता था। वेतन और उनकी वस्तुओं में लगा दिया जाता था। इस खर्चे से सिल्क और
धन बचता था। इसमें जो गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य वस्तुओं के निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं की सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते थे रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हमने 10वें अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद।